हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों मैं आज आपका स्वागत करता हूं सुपर 50 क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम बात करेंगे, जो संविधान के हमने जो क्या देखे थे, क्वेश्चंस को देखे थे, उनके आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हम देखेंगे कि संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन थे, और उसके बाद हमने देखा था कि प्रस्तावना किस प्रकार से आई थी। तो प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो जिसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रजातंत्र, ठीक है, जिसे हम आसान सी भाषा में कहते हैं लोकतंत्र की जड़ें निम्न में से किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है साम्यवाद, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद, भाषा में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जम्मू परीक्षा 2000, ठीक है, 5 में। ये क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वह किस प्रकार से नष्ट की जा सकती हैं। अब कुछ बच्चे इसमें क्या कहेंगे, वह लगाएंगे ऑप्शन आतंकवाद एवं विद्रोह। पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं सारी चीज़ों के इसमें डिटेल से बताऊंगा। तो पहला है, हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आतंकवाद एवं विद्रोह। आतंकवाद एवं विद्रोह के थ्रू दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, प्रजातंत्र जो है अर्थात लोकतंत्र को हम हिला सकते हैं, ठीक है, कमजोर कर सकते हैं, पर नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भाषाओं में विविधता। जैसे कि दोस्तों आप भारत में देखते हो कि भारत का जो संविधान बना है वह क्या है, सब जगह अगर देख के बना है। जैसे कि आप देखते हो कि उत्तर में क्या है, अलग प्रकार की भाषाएं हैं, ठीक है, दक्षिण में देखें तो अलग प्रकार की भाषाएं हैं, और आप अनुसूचियों में देखते हैं तो कितनी 22 भाषाएं क्या है हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि यह क्या है, भारत एक क्या है, विविधता से युक्त देश है, जिसमें क्या है, भाषाओं में विविधता के कारण प्रजातंत्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। भारतीय जीवन में बदलाव करने से भी ये क्या है, प्रजातंत्र में को क्या है, नष्ट नहीं किया जा सकता। अब बचता है दोस्तों साम्यवाद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, साम्यवाद के द्वारा ही हम क्या क्या हो सकता है, प्रजातंत्र को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र को। तो वह दोस्तों साम्यवाद के द्वारा इसे क्या है, नष्ट किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है। सबसे पहला है सभी नागरिकों कानून के समान सामने क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा, उनको कोई राज्य स्तर पर धर्म क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर सभी नागरिक जो होंगे वह क्या होंगे, कानून की दृष्टि में समान होंगे। ठीक है। दूसरा, उनका कोई भी राज्य स्तर पर क्या होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा। सभी वयस्कों को चुनाव में क्या है, वोट देने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। तो इसका क्या होगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य के स्तर पर कोई भी किसी का क्या होगा, धर्म नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहा है यहाँ पर कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए क्या कहता है यहाँ पर कि यह एक धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को ना मानने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह देंगे, धर्मनिरपेक्ष को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर और ऑप्शन दिखाता हूँ। ये क्या है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, नागरिक कानून में क्या होंगे, के सामने समान होंगे। तो यह क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार, यह क्या है, एक मताधिकार है भारतीय नागरिक का। और दूसरा क्या है दोस्तों, यह क्या है, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, भाषण देने, विचार अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष को परिभाषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर क्या है, किसी का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यह क्या है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो कितने थे, पहला है 389, 411, 289 और 487। तो दोस्तों मैं बता दूं कितने थे सदस्य इसमें, टोटल थे 389। तो किस प्रकार से थे, पहले थे 292 प्लस 93 प्लस 4। अब ये क्या थे, ये थे 292 ब्रिटिश राज्य से। ठीक है, 93 थे देसी रियासतें, और 4 क्या थे, उस समय के
चीफ कमिश्नरी थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें क्या है विभाजित किया गया था, जिसके बाद क्या है टोटल जो सदस्यों की संख्या बैठी थी वह बैठी थी 389, जिसमें 4 जो क्या थे चीफ कमिश्नरी थे उनको मैंने आपको क्या है याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, पहला था ABCD। पहला है आपको याद रखना है, देखो दोबारा लिख दे रहा हूँ, ABCD ये क्या थी 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी। पहला था जो ए से अजमेर जो क्या है वर्तमान में राजस्थान में है, दूसरा है बलूचिस्तान जो क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में है, तीसरा है कुर्ग जो क्या है वर्तमान में कर्नाटक में है, और डी अर्थात दिल्ली जो क्या है इस समय भारत की राजधानी के रूप में क्या है जानी जाती है। तो ये क्या थे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो यहाँ से क्या थे टोटल जो सदस्य थे वह क्या थे 389 जो सदस्य थे उनको चुनकर आना था। और उनमें से क्या थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को क्या है मनोनीत किया जाना था। तो कितने लोगों को क्या है मनोनीत किया जाना था, 93 जो क्या थी देसी रियासतें थी वह क्या है अपनी तरफ से क्या करती थी मनोनीत सदस्य को क्या है संविधान सभा में क्या है भेजने था। बल्कि 296, ठीक है 292 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 296 जो सदस्य थे उनके लिए क्या होने थे वह निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। तो 296 जो सदस्य थे वह निर्वाचित होकर आए थे, और क्या थे देशी रियासतों अर्थात 93 जो सदस्य थे वे क्या थे मनोनीत अर्थात देशी रियासतों से संबंधित थे। ठीक है, तो यह आपको कैबिनेट मिशन के थ्रू क्या है याद रखना है। अगला है बेबल योजना की असफलता का प्रमुख कारण क्या रहा था। तो जैसे ही आपको पता था कि बेबल योजना को मैंने आपको क्या है हिस्ट्री में बताया था। ठीक है, तो बेबल योजना में आपको देखना है पहला ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन देखते हैं फिर उसके बाद में हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला है ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना होना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बेबल योजना की जो असफलता का प्रमुख कारण था वह कांग्रेस और क्या है मुस्लिम लीग की क्या है असफलताओं का क्या है प्रमुख कारण था। जैसे कि आपको पता है कि बेबल योजना अर्थात उस समय के जो वायसराय कौन थे लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल उस समय के क्या थे वायसराय थे। तो इसमें मैंने बताया था कि बेबल योजना का जो कार्यक्रम था वह क्या है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक ये क्या है आयोजन किया गया। इसके जो मीटिंग थी वह आयोजन की गई। उसके असफलता के बाद क्या हुआ अंत में फिर क्या हुआ लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला में क्या है एक बैठक का आयोजन करा गया, जिसमें क्या है कांग्रेस और क्या है मुस्लिम लीग के सदस्यों ने प्रतिभाग करा। और इसके बाद क्या हुआ जो मुस्लिम लीग थी वह क्या है अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल और पाकिस्तान की मांग कर रही थी, जिसके बाद क्या है कांग्रेस इस पर ने इसको मानने से मना कर दिया। और इसके बाद दोनों में सहमति का अभाव हुआ और क्या है यह जो योजना थी बेबल योजना यह क्या रही पूर्णतः असफल रही। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। और इसके बाद ही क्या हुआ कि 14 जुलाई, ठीक है 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवल द्वारा इस जो ये सम्मेलन था इसे क्या है पूर्णतः विफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकाशित किया गया, क्यों। यह एक शुभ दिन था। ठीक है, संविधान को रूप देने वालों की क्या है यही इच्छा थी। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ देने को तैयार नहीं थे। इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी को क्यों 26 जनवरी 1950 को क्यों इसे प्रकाशित करा गया। तो इसका आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। इस दिन 1930 में क्या करा गया था, ठीक है हमारे यहाँ क्या बनाया गया था स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है 1930 में। अब देखो 1930 में नहीं, ठीक है 1930 में मनाया गया था, पर इसकी जो घोषणा करी गई थी वह क्या है लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर क्या हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर को। ठीक है, क्या 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराकर वहां पर घोषणा करी गई थी कि हम 26 जनवरी को
भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसके पश्चात क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसी के उपलक्ष्य में क्या करा गया, संविधान जो था वह क्या है 26 जनवरी 1950 को क्या करा गया, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल सम्मिलित नहीं था। तो अब पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल और हिंदू महासभा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी रांची 2007 में। ये क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका दोस्तों आपका कुछ लोग बच्चे जो लगाएंगे वह क्या लगाएंगे, मुस्लिम लीग को क्या है इसका आंसर लगाएंगे, पर ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, इसमें क्या है हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा थी उसने क्या है संविधान के निर्माण में जो क्या संविधान सभा का निर्माण हुआ था इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि देखो कम्युनिस्ट पार्टी और छोटे जो सदस्य थे उनके लगभग 15 सदस्य, मुस्लिम लीग के लगभग 73 सदस्य और कांग्रेस के लगभग 208 सदस्यों ने क्या है इस जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसमें क्या है इन्होंने प्रतिभाग किया था, और जिसमें हिंदू महासभा के सदस्य इसमें क्या है सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, भारत अथवा इंडिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो क्या है जो हमारा देश भारत है उसका क्या है जो क्या है संवैधानिक नाम की बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 1A में देखेंगे आप तो उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया को क्या है कहा गया है। ठीक है, तो इससे क्या कहा गया है कि भारत का जो संवैधानिक नाम है वह भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। किसमें वर्णन है इसका, अनुच्छेद 1 में क्या है वर्णन है, अर्थात अनुच्छेद 1 में क्या है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कई बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे क्या है रखा है। इसके बाद दोस्तों अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुद्दे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब ये तो सबको याद होता है कि संविधान जो क्या है प्रस्तावना संविधान का भाग कौन से केस के तहत बनी, पर इसमें आपको याद रखना है कौन से केस ने ये कहा गया था कि यह क्या है संविधान का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कौन से केस में यह बात कही गई थी। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपको याद रखना है बेरुवारी केस, गोकलनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिकतर जो बच्चे होंगे वह क्या है नहीं को ना देखकर क्या लगाएंगे केशवानंद भारती। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक केस हुआ था बेरुवारी केस, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यह क्या है जो बेरुवारी केस है इसके तहत क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वह क्या है भारत के संविधान का भाग नहीं होगा। और उसके पश्चात केशवानंद भारती केस 1976 अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या करा गया, आपको याद रखना है कि इसमें यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह क्या है भारत का संविधान का एक क्या है महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1969 में, 1956 में, 1971 में और 1973 में। दोस्तों आपको याद रखना है जो इसका कि जो पहली बार विभाजन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन हुआ वह क्या हुआ था 1969 में क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार क्या हुआ था यहाँ पर विभाजन किया गया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है। तो किसका पड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1976 के 36 के तहत, ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान के तहत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के तहत, ठीक है, कनाडा के संविधान के तहत। तो यहाँ पर सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि
क्या है, आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से हमने क्या लिए हैं, आपातकालीन उपबंध क्या है, हमने जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पर जो आपातकालीन उपबंध के जो प्रावधान मिलते हैं तो वह कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से। ठीक है, अब इसको याद रखने का मैंने तरीका भी बताया था कि यह क्या है, जर्मनी से इसलिए लिए गए हैं, बस याद करने के लिए कि जर्मनी क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, हारा था, जिसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर क्या हुआ, आपातकाल की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जर्मनी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और जिसके बाद हमने क्या ले लिया, वहाँ से आपातकालीन उपबंध को हमने ले लिया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टीय सिद्धांत विकसित नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा संसदीय प्रणाली का संयोजन है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां क्या है, आरक्षित निर्वाचन। ठीक है, जहां पर आरक्षित निर्वाचन नहीं है, दो पार्टीय सिद्धांत विकसित नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय संविधान का संयोजक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों में ही क्या है, ऐसे अनुपातिक क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से संविधान का कौन सा एकात्म लक्षण है। तो कौन सा है दोस्तों, पहला है, राष्ट्रपति किसी राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है यदि क्या है, संविधानात्मक मशीन क्या हो जाए, ठप पड़ गई हो। ठीक है, और अगला है, एकल संगठन न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, और अगला है उपयुक्त सभी, अर्थात यह सभी। तो इसका आंसर होगा यह सभी। राष्ट्रपति क्या है, एकात्म लक्षण जो है वह क्या है, यह सभी में क्या है, सम्मिलित है। राष्ट्रपति किसी राज्य का क्या है, शासन अपने हाथ में ले सकता है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि अगर किसी भी क्या है, राज्य की जो क्या है, विधानसभा भंग हो जाती है तो वहाँ का कार्यकाल किसके पास चले जाता है, वहाँ की मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, अपने पद से इस्तीफा देने के बाद क्या हो जाती है, वह अपने क्या है, वहाँ का इंचार्ज कौन हो जाता है, राज्यपाल। और जो राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का क्या है, नेतृत्व करता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना। अगला है, एकल संगठन न्यायपालिका। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा के पश्चात भी क्या हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। अगला है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, मुख्य प्रस्तावना में उल्लेखित है। पहला, विचार, धर्म, आस्था और अभिव्यक्ति। दूसरा है, विचार, विश्वास, धर्म, ठीक है, अभिव्यक्ति। तीसरा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, विश्वास, अर्थ, धर्म, आस्था और उपासना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें कहा गया है, हम उनके समस्त नागरिकों को, जो भारत के समस्त नागरिक हैं, उन्हें क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। पर यहाँ पर इन सभी को देखते हुए यहाँ पर क्या नहीं मिलता है, आस्था और पूजा का क्या है, संविधान में कहीं भी जो प्रस्तावना है उसमें कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें यह तीनों ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2000 ठीक है 2011 में पूछा गया है, और इसके बाद 2005 में भी ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी 2016 में भी ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जो संघीय प्रणाली है उसकी अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है।
तो पहला है यूएसए, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और क्या है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों यह जो प्रस्तावना है कि संघीय प्रणाली का जो मैंने बताया था वह कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है, कनाडा से ये क्या है ली गई है, क्या संघीय प्रणाली कनाडा से भारतीय संविधान में ली गई है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो किससे ली गई है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं यह कहाँ से ली गई है, जो ये है वह क्या है, अमेरिका के संविधान से हमने ये सारी चीज़ें क्या है ली है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। संविधान की हमने क्या देखा है, सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद व राज्यसभा के पदेन सभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, संविधान क्या है, अमेरिका के संविधान से क्या है लिए हैं, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, पहली संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के क्या है न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से हमने ये क्या है लिए हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो किस प्रकार से वर्णन करता है, राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था किस प्रकार से वर्णन करता है, ठीक है, राज्यों का संघ। जैसे कि आप देखते हो कि अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 का या 1 में बताया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कहा गया है, अगर हम बात करें तो इंडिया डेट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, इस प्रकार से क्या है इसका वर्णन किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 1 का में क्या है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि संविधान का जो क्या है सबसे पहले जो उद्भव हुआ था वह कहाँ से हुआ। तो संविधान सबसे पहले कहाँ पर बना था, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में, स्विट्जरलैंड में। तो यह जो खुरापात थी, अब मतलब संविधान बनाने की जो इच्छा थी वह क्या थी, ब्रिटेन में क्या है 13 कॉलोनीज के तहत क्या है यह, ठीक है, यह जो प्रभाव था ये स्टार्ट हुआ और इसकी जो स्टार्टिंग हुई 1608 में। आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन के प्रभाव अर्थात जो अमेरिका है वहाँ पर जॉर्जिया है एक जगह, वहाँ पर यह ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का आधिपत्य था, तो वहाँ पर यह क्या है प्रभाव देखा गया, जो क्या है मूलतः कहाँ से था, ब्रिटेन से था, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, किस राज्य ने सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान दिया था। तो किसने दिया था, किस देश ने दिया था, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने और रूस ने। तो जैसे कि सभी को पता है कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वह कहाँ है, अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका का। अगर यहाँ पर अमेरिका का ना देकर मैं यहाँ पर ऑप्शन में होता फिलाडेल्फिया, तो यह क्या होता, यहाँ पर यह आपको याद रखना है फिलाडेल्फिया, ठीक है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका का संविधान 1787 में क्या है दिया गया था, और यह क्या है नवनिर्वाचित जो गवर्नमेंट थी वह क्या है 4 मार्च 1979 अर्थात दोस्तों 1789 में क्या है इसके तहत कार्य करना क्या हुआ था, प्रारंभ किया। और यही क्या है दोस्तों विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, वह
वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणाम हुए। यह बहुदलीय निकाय था। यह एक कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, 1 और 4 होगा। क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा असत्य है, तो असत्य कौन सा है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का क्या है, उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें ये क्या है, कई समितियों के माध्यम से काम करता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की ख्याति प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, पहला है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपको याद रखना है कि क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की ख्याति, अर्थात जो क्या है पूरा जो संविधान है वह किस में वर्णित है, प्रस्तावना में यहाँ पर वर्णित है, इसलिए यह क्या है, इसे उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व, क्योंकि भारत के संविधान में प्रस्तावना शुरू होती है यह शब्द से, किस शब्द से शुरू होती है, लोकतंत्रवादी भारत, लोकतंत्रवादी गणराज्य, लोक प्रभुत्व गणराज्य और हम भारत के लोग। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से आप देखते हो कि यह क्या है, हमारा जो प्रस्तावना है वह क्या होती है, शुरू होती है, और यहाँ पर ये क्या है, प्रस्तावना इस प्रकार से उल्लेखित की जाती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो पहला है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, तो इसमें कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, लोक कल्याण। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, हो गया, उल्लेख मिलता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, ना कि लोक कल्याण शब्द का क्या है, प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों, पूरी लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो क्या है प्रस्तावना इस प्रकार से उल्लेखित है। ठीक है, तो इसके जो कीवर्ड्स हैं, आपको प्रस्तावना के कीवर्ड्स भी क्या है कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का यहाँ पर क्या है, हमसे अर्थ पूछ रहा है। तो समाजवाद किस प्रकार से क्या है उल्लेखित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, जो क्या है, जो लेख मिलता है वह क्या है, सामाजिक न्याय में क्या है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, सामाजिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 5 में और प्रस्तावना में। तो आपको याद रखना है दोस्तों कहाँ पर यह देखा गया है। तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना में क्या है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम क्या है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है, संवैधानिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक राजतंत्र को, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसको अपनाया है, लोकतांत्रिक गणराज्य को क्या है इसमें अपनाया गया है। संवैधानिक राजतंत्र नहीं है। वंशानुगत लोकतंत्र, अर्थात इसमें क्या होता है कि जैसे कि पापा, फिर उसका बेटा,
फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से जो वंशानुगत होता है उसे हम इस प्रकार से देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है इसके। अब ठीक है, तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।